बदलते भारत की शान। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। नमस्कार, मैं नंदिता चतुर्वेदी आपके लिए यानी वाटर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। इससे ही हमने सीखा है जीवन जीने का हेल्दी तरीका। चाहे घर हो, बालकनी हो या घर का कोई कोना। देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर प्लांट्स जो यानी बहुत लोगों के पास दिल्ली में नहीं मिलते हैं। सो सिंपल प्लांट्स जैसे वाटर कैबेज और वाटर हाइसिंथ और वाटर बैम्बू आपको हर अच्छे नर्सरी में मिल जाएंगे। आइए नेचर की खूबसूरती को समेटकर बनाएं एक सुंदर वाटर ट्रे गार्डन। देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 27 मई शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुख्य फसलों की पैदावार से संबंधित तीसरा अग्रिम अनुमान किया जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 2022-23 में खाद्यान्न की पैदावार 3,305 लाख टन से अधिक होने का जताया अनुमान। धान 1,355 लाख टन और गेहूं की पैदावार 1,127 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गुरुवार को भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का किया दौरा। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद की समीक्षा। महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश ने बताया कि कुल 2.12 लाख टन गेहूं की गई है खरीद। कृषकों से सीधे खरीद के अलावा ग्राम पंचायतों, आढ़तियों और एफपीओ के माध्यम से भी खरीद के लिए निर्देश किए गए हैं जारी। केंद्रीय जल आयोग 146 जलाशयों की जल संग्रहण स्थिति की कर रहा है निगरानी। इन जलाशयों में से 18 जलाशय जल विद्युत परियोजनाओं के हैं, जिनकी कुल संग्रहण क्षमता 34.960 BCM है। पिछले 10 वर्षों के औसतन भंडारण का 123% है संग्रहण क्षमता। हरियाणा में धान की सीधी बिजाई पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा का दिखने लगा है प्रभाव। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर 30 जून तक करवा लें रजिस्ट्रेशन। DSR मशीन के द्वारा धान की बिजाई करने पर 20% तक पानी की होती है बचत। और अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चालू कृषि वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न की पैदावार 3,305 लाख टन से अधिक होने का अनुमान जताया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 149,18,000 मीट्रिक टन अधिक है। कृषि और किसान मंत्रालय ने कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों की पैदावार से संबंधित तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अंतर्गत धान की पैदावार 1,355 लाख टन और गेहूं की पैदावार 1,127 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान है। मोटे अनाज की पैदावार 547 लाख टन और दालों की 275 लाख टन से अधिक रह सकती है। तिलहन की पैदावार 409 लाख टन से अधिक रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। गन्ने की कुल पैदावार 4,942 लाख टन रहने का अनुमान है। तोमर ने बताया कि किसानों के परिश्रम, वैज्ञानिकों की दक्षता और सरकार की किसानों के अनुकूल नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गुरुवार को भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का दौरा किया और उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रगति की समीक्षा की। महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश द्वारा रबी विपणन सत्र 2023-24 के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक हुई खरीद का ब्यौरा देते हुए बताया
कि समस्त सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल 2.12 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। और इस साल खराब मौसम, असमय वर्षा, ओलावृष्टि से फसल को हुई क्षति, अधिक बाजार भाव, पिछले वर्ष गेहूं के बाजार भाव काफी बढ़ने के कारण मझोले बड़े किसानों, व्यापारियों द्वारा गेहूं ना बेचना, कम खरीद के कुछ कारण हैं। इन कारणों से इस वर्ष केवल 1.63 लाख किसानों ने ही गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण कराया है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा में कम है। कृषकों से सीधे खरीद के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों, आड़तियों एवं एफपीओ के माध्यम से कमीशन आधार पर खरीद के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही नेफेड एजेंसी भी गेहूं क्रय हेतु अतिरिक्त नामित की गई है और इसके अतिरिक्त चलित क्रय केंद्रों द्वारा भी गांव और फार्म पर ही खरीद भी की जा रही है। आपको बता दें कि देश में जल संग्रहण स्थिति अब क्या है। केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर जल संग्रहण स्थिति की निगरानी कर रहा है। देश के 140 जलाशयों की जल संग्रहण स्थिति की निगरानी कर रहा है। इन जलाशयों में से 18 जलाशय जल विद्युत परियोजनाओं के हैं। इन जलाशयों में से 18 जलाशय जल विद्युत परियोजनाओं के हैं। कुल संग्रहण क्षमता जिनकी 34.960 बीसीएम है। 146 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 178.185 बीसीएम है, जो देश में सृजित होने वाली अनुमानित जल संग्रहण क्षमता है। 257.812 बीसीएम है। इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 54.577 बीसीएम है। इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 31% है। पिछले साल इन जलाशयों में इसी अवधि में उपलब्ध भंडारण 57.221 बीसीएम था। वहीं पिछले 10 वर्षों का औसतन जल संग्रहण 44.343 बीसीएम था। 146 जलाशयों में उपलब्ध जल संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में 95% था। वहीं पिछले 10 वर्षों के औसतन भंडारण का 123% था और पूरे देश में समग्र भंडारण की स्थिति पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है। इसी अवधि के दौरान पिछले 10 वर्षों के औसतन भंडारण से बेहतर है ये, जहां सामान्य भंडारण का मतलब है कि पिछले 10 वर्षों का औसतन भंडारण सामान्य भंडारण के करीब का अर्थ है, जहां कमी सामान्य से 20% तक है। वही कमी वाला भंडारण वह है जहां कमी सामान्य से 20% से अधिक है और सामान्य से 60% तक है। और अत्यधिक कमी का मतलब है कि जहां कमी सामान्य से 60% है और अधिक से मतलब है कि गंगा, सिंधु, साबरमती, नर्मदा, तापी, कच्छ की नदियों, गोदावरी, कृष्णा, महानदी बेहतर भंडारण उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा में पानी बचाने के लिए सरकार द्वारा धान की सीधी बिजाई के लिए किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा का प्रभाव दिखाई देने लगा है। गांव नहरी में गुरुवार को उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा है कि धान की सीधी बिजाई करने वाले किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस स्कीम के अंतर्गत जिला सोनीपत में कुल 20,000 एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया है कि इस स्कीम के मानदंडों के अनुसार अधिसूचित जाति, महिला एवं लघु एवं सीमांत किसानों की कृषि में भागीदारी के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। एक कमेटी किसानों द्वारा बुआई की गई फसलों का सत्यापन करेगी और उसके बाद संबंधित किसानों के खाते में ये राशि आ जाएगी। डीएसआर मशीन के द्वारा धान की बिजाई करने पर 20% तक पानी की बचत होती है, बीज की मात्रा कम लगती है,
जड़ें गहरी चले जाने के कारण लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा मिलती है। देश में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जाने माने कृषि वैज्ञानिक और ICAR की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना मधुमक्खी और प्रगणकर्ता के पूर्व परियोजना समन्वयक प्रोफेसर बलराज सिंह ने पॉलिनेटर्स गार्डन की नई पहल शुरू की है और इनकी इस पहल से देश में जैव विविधता के साथ शुष्क क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की है कृषि करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह से। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने शहद अनुसंधान और इसको लेकर कई तरह के नवाचार किए। अभी कुलपति हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं किस तरह मीठी क्रांति के जरिए भारत को अग्रसर किया जा सकता है भविष्य की उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में। अगर बात करें पॉलिनेटर्स गार्डन का इनोवेटिव आइडिया आपने देश को दिया है, ये आइडिया क्या है और इससे शहद का क्या संबंध है? देखिए, पॉलिनेटर गार्डन्स का जो हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो ये है कि मधुमक्खी पालन जब हम करते हैं, जो पालतू प्रजातियों का उसमें उपयोग करते हैं, एपिस मेलिफेरा या एपिस सेराना इंडिका, दोनों का बड़े पैमाने पे इन दो का ही उपयोग करते हैं। तो इसमें से जो मेलिफेरा है वो माइग्रेशन को पसंद करती है कि जब सर्दी में फसलें हैं, सरसों कट गई, तोड़िया कट गया, तो फिर हम उनको आगे कहाँ लेके जाएं। हरियाणा में यूकेलिप्टस है, जामुन है, नीम है या दूसरी फसलें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फिर जो आपके एप्पल ऑर्चार्ड्स हैं या फिर उससे ऊपर उसके बाद में भी कई ऐसी झाड़ियां, ऐसे पेड़ हैं जो फूल आते हैं। जंगली अजवाइन है पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश में या JNK में, तो उनके ऊपर लेके जाते हैं जहां पे उनको खाना मिले। लेकिन जब हम बात करते हैं उन प्रजातियों की जो पालतू नहीं है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए पॉलिनेशन में एक बून है, हम चाहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में काफी जमीन ऐसी पड़ी है जो अभी उस पर खेती नहीं हो रही। एक तो हम यूनिवर्सिटी से शुरुआत करना चाह रहे हैं, अगर भाई इस तरीके का पॉलिनेटर गार्डन हम हमारी यूनिवर्सिटी में डेवलप करें जिसमें बेल भी आ सकती है, कुछ फल वृक्ष, मोरिंगा भी आ सकता है, तो उनकी गणना करके, उनको चिन्हित करके, उनकी नर्सरी तैयार करके इस आने वाले इसमें बरसात के मौसम में उनकी लार्ज स्केल पर प्लांटिंग हम करें। फिर उनकी बच्चे देखभाल करेंगे, हम भी देखभाल करेंगे जिन्होंने लगाया है, हर बच्चे के नाम से लगवाएंगे, उनके जन्मदिन को लेके, अगर भाई आपके जन्मदिन के नाम पर हम ये लगा रहे हैं। फिर एक हमारा सेकंड प्रयास रहेगा, अब जो यूनिवर्सिटी का अडॉप्टेड विलेज है, जो गोदित गांव है, उसमें भी हम प्रयास करेंगे। अभी जो राजस्थान सरकार का पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर एक दिन की हमने कार्यशाला की और उसमें मैंने एक कंप्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन पॉलिनेटर गार्डन के कंसेप्ट को लेकर किया और वो उनको बहुत पसंद आया। वो चाहते हैं कि हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी वाटर सेट बॉडीज हैं जहां हमने डेवलप किए, उनके आसपास उन गाँवों में आप इस तरीके का इंटरवेंशन करवाएं तो हमारे को बहुत फायदा होगा उसमें। फॉरेस्ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है, इसकी क्या संकल्पना है और मधुमक्खी से अगर इसका कंसर्न जोड़े तो क्या है? ये कंसेप्ट अपने आप इन डिपार्टमेंट्स ने मिलकर बनाया है और उसमें अब भागीदारी हम क्या कर रहे हैं, हम ये भागीदारी कर रहे हैं विश्वविद्यालय के रूप में एज एक्सपर्ट में या दूसरे हमारे साथी। अब हम उनको ये कह रहे हैं, अगर भाई ट्रीज, कुछ भी ट्रीज आंख मीच कर नहीं लगा सकते आप ट्रीज वो लगाएंगे जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, जिनके अंदर मधुमक्खियों के लिए खाना हो, फूल के अंदर मरकंद हो और पोलन हो और उनका फ्लावरिंग पीरियड भी अच्छा हो, उनका साइज भी अच्छा हो, लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लावरिंग हो। हनी और श्री अन्न के संदर्भ में अगर बात करें, इनका किस तरह हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोषक अनाज है जिनमें मिठाई के या स्वीट्स के तौर पे या मीठा के तौर पे शहद का उपयोग किया जा सकता है। आजकल आपने देखा होगा कई स्वीट्स वाले जो नामी ग्रामी है वो शहद से ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयां बनाने लग गए। तो मिलेट्स को लेके, जब बाजरा हो उसके क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, या रागी हो या जो दूसरे मिलेट्स हैं जितने भी हैं, कोंदो है, सावा है, सबके साथ ब्लेंडिंग कैसे हो सकती है शहद की, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वो फर्दर वैल्यू ऐड होगी। एक तो मिलेट्स, ऊपर से शहद की अपनी एक वैल्यू है, एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, तो दोनों की ब्लेंडिंग होगी। तो कहीं ना कहीं वो छोटे बच्चों में, खास करके जो बच्चे आंगनवाड़ी वाले हैं, जो छोटे हैं अभी, जिनका ग्रोथ पीरियड बड़ा क्रिटिकल है, उनमें हो सकता है वो ज्यादा कारगर काम करेगी। और वैसे तो आम जन को भी खाना चाहिए ऐसी चीजें, चीनी के उपयोग को कम करें और ऐसे उपयोग को जब बढ़ाएंगे
तो निश्चित रूप में बी कीपर्स जो हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा इनडायरेक्टली। तो ये थे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि मीठी क्रांति के जरिए देश में शहद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक ओर जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही है, वहीं दूसरों इस दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा उद्यमता को बढ़ावा देकर रोजगार, व्यापार और इसके कारोबार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मोपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 24 मई को धान का भाव था 3,900 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,900 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 मई को धान का भाव 1,845 रुपए क्विंटल पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में 24 मई को धान का भाव रहा 2,060 रुपए क्विंटल, जो कि 25 मई को 10 रुपए बढ़कर 2,070 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि गुजरात की दहगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 मई को इसका भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसके सौदे 13 रुपए गिरकर 1,887 रुपए क्विंटल पर पहुंच गए। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022 और 23 के दौरान करीब 2 करोड़ 23 लाख टन चावल का निर्यात किया, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 2 करोड़ 12 लाख टन के आसपास था। इसमें बासमती और गैर बासमती दोनों तरह का चावल शामिल है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल इसकी रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान धान की उपज 1,308.37 लाख टन रह सकती है, जबकि साल 2021 और 22 में धान की पैदावार 1,294.72 लाख टन रही थी। यानी इस बार धान की उपज में 13.65 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को चने के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की बगसरा मंडी में 24 मई को चने का भाव रहा 3,960 रुपए क्विंटल, जो कि 25 मई को 200 रुपए बढ़कर 4,160 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में 24 मई को चने का भाव रहा 4,400 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसमें 150 रुपए की तेजी आई और भाव 4,550 रुपए क्विंटल पर पहुंच गए। राजस्थान की ही जयपुर मंडी में चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 24 मई को इसका भाव था 4,485 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसमें 62 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 4,423 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 मई को चने का भाव था 5,685 रुपए क्विंटल। 25 मई को इसके सौदे 15 रुपए टूटकर 5,670 रुपए क्विंटल पर आ गए। चने की उपज की बात करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान 136.13 लाख टन उपज का अनुमान जताया गया है। कुल दलहन की उपज भी इस साल रिकॉर्ड स्तर को छू सकती है। साल 2022 और 23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन रहने की संभावना है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की तुलना में 5.08 लाख टन अधिक है। मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब के किसान इस समय खरीफ धान के लिए खेत तैयार करें। धान की नर्सरी के लिए कम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करें।
पानी बचाने के लिए किसान धान की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पंजाब में ही ये समय कपास की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ किसानों के लिए सलाह है कि फसलों की बुआई सुबह या शाम के समय ही करें। पंजाब में आने वाले समय में तापमान बढ़ने से लीची के गिरने की संभावना है। ऐसे में किसान पहले से ही बागों में नमी का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही यहाँ आम, नाशपाती, लीची और नींबू वर्गीय फलों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ फलों के पेड़ों को तेज धूप से बचाने के लिए उनके तनों को सफेद रंग से रंग दें। पंजाब में ही इस समय तैयार प्याज की खुदाई करें और किसी छायादार जगह पर सुखाने के बाद उसे भंडारित करें। यहीं इस समय तैयार कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करते रहें। इसके अलावा यहाँ नियमित अंतराल पर टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की तुड़ाई भी करते रहें। पंजाब में ही सब्जियों में 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। यहाँ किसान गर्मी के मौसम में अपने मवेशियों को छायादार जगह पर बांधें और उन्हें 3 से 4 बार नहलाएं। इसके साथ ही उन्हें पीने के लिए साफ पानी। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वही दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। वे बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं और मीडिया के सामने कोई बयान भी नहीं दे सकते। वित्त मंत्रालय 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी करेगा। इसी दिन पीएम मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन श्रमिकों का भी खास तौर पर सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है। विपक्षी दलों द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुझे लगता है कि संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उसी तरह इसे लेना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि यह विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए तिरुवदुथुरई, पेरू और मदुरै सहित तमिलनाडु के 20 आदिनम यानी के धर्म अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है, जो यहां सेंगोल को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बहिष्कार कर रहे राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर अपने फैसले पर फिर से विचार करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। झारखंड सरकार ने राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि झारखंड की इस धरती को मैं प्रणाम करती हूं। आप सबके स्नेहपूर्ण स्वागत से मुझे भाव विभोर कर दिया है। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने 22 और 25 मई तक राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का युद्ध अभ्यास किया। सुदर्शन शक्ति 2023 को नेटवर्क केंद्रित वातावरण में ऑपरेशनल योजनाओं को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।